Welcome to PME channel Indo-China Part 2, and this corresponds to from 780 to 1949 AD. So we are covering in this series of parts Indo-China relations, ancient, medieval and modern times, and finally we will divide the relationships in two or three segments, for example economic relationship, political relationship, cultural relationships, etc. according to the convenience and response of the our viewers. Now, I will recap from the beginning. The relations between India and China, they are from the times of Mahabharata. Particularly in Rajasuya Yag, some kings from China, they presented gifts to Yudhishthira. And Chinese, they are mentioned in Arthashastra and Manu Samriti. And some of the thinkers, they believe that the Vedic culture has been imported into China, and there was amicable relationship between the two neighboring nations. And 700 BC is a very important year because during that time world's first university, that is Takshila, was established. तक्षशिला में जो पहली यूनिवर्सिटी है वो 700 BC में एस्टेब्लिश हुई और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश हुई। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज में जो फॉरेनर थे वो पढ़ने के लिए आते थे। फॉरेनर स्कॉलर्स, यहाँ पे आर्ट भी डेवलप हुआ, और पर्टिकुलरली ये जो तक्षशिला के पास ही गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, और इनफैक्ट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इससे लिंक्ड है और वो ग्रीको इंडियन आर्ट है। और वो हमें ये क्लियरली बात बताता है कि ग्रीक्स भी वहाँ पे एजुकेशन या आर्ट की डेवलपमेंट के लिए आते थे। तो चाइना में जो मैंडरिन सिस्टम है, जो मैंडरिन वर्ड है, ये संस्कृत से लिया हुआ है, और जिस संस्कृत में एक शब्द मंत्रा है जो चाइना में पहुंचा मलेशिया के जरिए, और चाइना में जाके इसको उन्होंने थोड़ा सा बिगाड़ दिया और इसका नाम मैंडरिन रख लिया। और उसके बाद फाहीन, ये फर्स्ट चाइनीज विजिटर थे जो इंडिया आए, और इन्होंने फुकोकी नाम की एक पुस्तक लिखी, और ये चंद्रगुप्ता टू के टाइम में हिंदुस्तान में आए और ये बुद्धिज्म पढ़ना चाहते थे। इनका बेसिक उद्देश्य यही था। और इन्होंने चंद्रगुप्ता टू के राजा के समय में आए और इन्होंने बुद्धिस्ट बुक्स वगैरह को बड़ा डीपली स्टडी किया। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो कैंटन सी के जरिए 671 में आई सिंह आए और इन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया। इसी तरह से सन युगन थे, ये भी 6th AD में आए और ये एक मेहरकुला नाम के शख्स को मिले, और उससे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट टेक्स्ट यहाँ से हिंदुस्तान से ये वापस ले गए अपने देश में। और उसके बाद जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में कई स्कॉलर आए, और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा को कुमारा गुप्ता ने एस्टेब्लिश किया था। ह्यून सांग भी यहाँ पे आए, और ह्यून सांग जो थे ये एक ताइसंग डायनेस्टी थी। उन्होंने ह्यून सांग को हर्षा की कोर्ट में एज एन एनवॉय भेजा हुआ था। और ह्यून सांग यहाँ पे हिंदुस्तान में काफ़ी समय रहे और उन्होंने हिंदुस्तानियों के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें भी लिखी, और ये भी बताया जाता है कि ह्यून सांग को एक दो बार हिंदुस्तान ने लूट लिया था। और ये पंजाब और जो नॉर्थ इंडिया के काफ़ी शहरों में गए, उनमें जालंधर, मुल्तान एक्सेट्रा ये सभी शहर हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ी असेंबली में पार्टिसिपेट किया था जिसमें हर्षवर्धन ने इतना ज़्यादा दान किया कि लोग बोलते हैं वो किंग से मॉक बन गया। और अब जो हमारे पास इस लेक्चर का मेन फोकस है वो है शाओलिन मोनेस्ट्री। शाओलिन मोनेस्ट्री के जो हेड थे ये बोधि धर्मा थे। बोधि धर्मा पल्लवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और बोधि धर्मा को ये श्रेय जाता है कि इसने चाइना में जैन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को इसने शुरू किया। और जो शाओलिन मोनेस्ट्री है ये चाइना की एक बहुत बड़ी धरोहर है, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ पेगोडा फॉरेस्ट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। और इसी के साथ साथ जो जैन धर्म में जो मेडिटेशन का कंसेप्ट है, जिसको हम संस्कृत में ध्याना बोलते हैं, जो ध्यान का कंसेप्ट है या जो मेडिटेशन का कंसेप्ट है, ये हिंदुस्तान से ट्रैवल किया, और ये हमारे हिंदुस्तान से ट्रैवल किया वाया बोधि धर्मा। बोधि धर्मा ने जो हमारा मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट था, जो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट था, इसको उन्होंने चाइना में पॉपुलराइज किया। और उसके बाद हमारे पास एक चोला किंगडम हुई है, जो बड़ी पावरफुल किंगडम हुई है,
और जो चोला किंगडम के जो दो मेन रूलर थे, राजा राजा चोला और उनके बेटे राजेंद्रा चोला, इन्होंने नेवी बड़ी पावरफुल मेंटेन करके रखी थी और इंडोनेशिया और मलेशिया को तो उन्होंने कंकर कर लिया था। और जो सी ट्रेड था वो ये सी ट्रेड था वो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से करते थे। उसके बारे में हम अभी नक्शा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बहुत अच्छी बात है कि एक एंशियंट चाइनीज स्कॉलर था बनगू। उन्होंने चाइनीज ने उनको चोलास की कोर्ट में एज एन एम्बेसडर भेजा था। और जो चाइनीज कॉइन है ये तमिलनाडु के कई शहरों में मिलते हैं। और जो बनगू एक सिटी है और वहां पे जो वहाँ की जो बिल्डिंग है, जो उनका अकाउस्टिक्स का आर्किटेक्चर है, वो हमारा जो कांची में चोला में एक कांचीपुरम में जो टेम्पल है, जो उनका अकाउस्टिक्स आर्किटेक्चर है, वो मिलता जुलता है चाइनीज के बनगू में जो बिल्डिंग है उनके आर्किटेक्चर से। तो ये दोनों अकाउस्टिक्स आर्किटेक्चर का मिलना ये बात को एस्टेब्लिश करता है कि चोला डायनेस्टी और जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी इसमें एंशियंट टाइम में लिंक्स थे। और उसके बाद हमारे पास ये हम एक बार नक्शा देखते हैं। तो नक्शे में क्या है, ये हमारे पास जो लाइट ब्लू कलर में है ये चोला किंगडम है और जो ऊपर वाला पार्ट है ये वो पार्ट है जहाँ पे चोलास की इन्फ्लुएंस थी। पालास बंगाल में थे, ये उड़िया वाले हैं और ये उड़ीसा की कैपिटल कलिंगा दिखाई गई है नक्शे में। और वेंगी ये एक बड़ी उपजाऊ जमीन थी जिसके लिए आमतौर पे राजाओं में झगड़ा होता रहता था। और जो इम्पोर्टेंट सिटीज थे कांचीपुरम, नागापट्टनम, गोंगाईकोंडा चोलापुरम और थंजावुर, ये इनके इम्पोर्टेंट सिटीज थे। और यहाँ से जो इनकी नेवी थी ये ऐसे ट्रैवल करती थी और इसके ऊपर भी इनको एक ये अंडमान निकोबार का जो ये रीजन है इसके ऊपर भी चोला की इन्फ्लुएंस अच्छी थी और ये सभी पार्ट के ऊपर चोला की इन्फ्लुएंस थी। और चोला का जो सी रूट से ट्रेड चाइना के साथ, जो मेरा जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है ये वो एक सी रूट फॉलो करते थे। तो अनडाउटेडली चोलास वर वेरी पावरफुल एंड दे वर हैविंग ट्रेडिंग लिंक्स विद चाइना। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि चाइना के सिक्के चोला की राजधानियों में अभी भी मिलते हैं। अभी भी जो हमारे वो उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। और जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि 18th और 19th सेंचुरी में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख जो राज्य था वो पंजाब में एस्टेब्लिश किया और उनकी 1839 में मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद आंग्लो सिख वार्स हुई। इन द मीन टाइम एक जोरावर सिंह जनरल था उनका, जिसने लेह और लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लिया था। और बाद में एक बार तो उसने लेह तक कब्जा कर लिया, बाद में चाइनीज आर्मी ने सिख आर्मी को हरा दिया और फिर सिख आर्मी थी जो वो बैकफुट पे हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद सिख्स ने फिर जो था चाइनीज को हरा के लेह के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये समय ये चल रहा था कि ना तो सिख आर्मी युद्ध को एक्सटेंड कर सकती थी और ना ही चाइनीज आर्मी युद्ध को एक्सटेंड करना चाहती थी, क्योंकि चाइनीज दे वर एंगेज्ड इन ओपियम वॉर्स एंड सिख्स वर एंगेज्ड इन एंग्लो सिख वॉर्स। तो ये दोनों इनकी जो मतलब के वार का फोकस कहीं और था, तो ये दोनों वार को एस्केप आउट करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आपस में समझौता कर लिया। और उसके उपरांत एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है ओपियम वार्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल लिया और अपनी जो इंडस्ट्री थी उनकी वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स बना के उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचे। रॉ मटेरियल को हिंदुस्तान से ब्रिटेन कैरी करने के लिए हिंदुस्तान में उन्होंने रेलवे लाइन भी सारी ले डाउन की। और इसी तरह से उन्होंने जो उनकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी, जो उनकी टैक्सेशन पॉलिसी थी, जो इंडिया में उनकी टैक्सेशन पॉलिसी थी, जो उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज या इंपोर्ट ड्यूटीज थी, ये सभी इस तरह से मैनेज की जाती थी ताकि उससे जो ब्रिटेन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व हो। इस तरह से वो हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल लेके अपनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान के कोने कोने में बेचने में कामयाब हुए और इसी से उन्होंने अपनी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंड किया। लेकिन चाइना के केस में सेम चीज पॉसिबल नहीं थी,
क्योंकि चाइना में वो अपनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को सेल करने में फेल हो गए, इसलिए उन्होंने अफीम पे फोकस किया। शुरू शुरू में जो अफीम थी ये बंगाल में पैदा की जाती थी और ये बंगाल में पैदा करके इसको चाइना में भेजते थे। बिगनिंग में जो ओपियम है इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, तो ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में ओपियम चाइना में यूज होती थी। बाद में किंग डायनेस्टी के दौरान लोगों को इसकी एडिक्शन होनी शुरू हो गई और जो बिगिनिंग में 4000 चेस्ट जाती थी अफीम की, वो 33,000 चेस्ट जाने लग गई। तो इससे वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन के मॉरल्स या उनकी जो हेल्थ थी वो नेगेटिवली अफेक्ट होने लगी। और जो किंग डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने पोर्ट्स के ऊपर जहाँ पे अफीम ओपियम लैंड होती थी वहाँ पे छापे मार के इनकी ओपियम को पकड़ लिया और इसी रीजन के कारण ओपियम वार्स थी। ओपियम वार्स में एक और पॉइंट मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ कि शुरू में तो बिगिनिंग में तो जो ओपियम थी ये बंगाल से ही जाती थी चाइना को। बंगाल में इसको मतलब कि इट वाज प्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड इट वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना फ्रॉम इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ यूरोपियन पावर्स ने जो उनकी कॉलोनीज अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में थी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कॉलोनीज में उन्होंने ओपियम को प्रोड्यूस किया और चाइना को बेचा। तो सारा यूरोप अफीम चाइना को बेचने में जुट गया पैसा कमाने के लिए। तो चाइना बर्बाद हो रहा था, चाइना ने छापे मार लिए, उनकी अफीम को पकड़ लिया। इसके कारण दो युद्ध हुए, एक फर्स्ट ओपियम वार 1839 से 1842 और दूसरी 1856 से 1860 तक। अब ऐसे था जो यूरोपियन पावर्स थी इनके पास लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट था और जो किंग डायनेस्टी थी वो जो आप ऐसे बोलो कि मिडीवियल एज वेपन से फाइट करती थी, तो इसके कारण जो किंग डायनेस्टी को तो हारना ही था और जो वेस्टर्न या यूरोपियन पावर्स को जीतना था। उन्होंने जीतने के बाद क्या किया कि उन्होंने जो पोर्ट्स में बड़ी कंसेशंस ले ली, टैरिफ ट्रेड एंड टेरिटरी कंसेशंस ली। उनमें से एक टेरिटरी कंसेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हांगकांग। और हांगकांग में तो उनको इतनी कंसेशन देनी पड़ेगी कि चाइना की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को भी उन्होंने चाइनीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और कुछ जो ट्रीटी पोर्ट्स थी वो उनको ट्रेड के लिए ओपन अप करनी पड़ गई। तो दिस वाज ए ग्रेट लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर चाइना। लेकिन इस सारे कामों में हमने ओपियम वॉर्स को इसलिए मेंशन किया है कि ओपियम वॉर्स में ब्रिटिशर्स ने चाइनीज से लड़ने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया और इसके बाद एक बॉक्सर रिबिलियन चाइना में हुआ और बॉक्सर रिबिलियन एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी फॉरेन और एंटी क्रिश्चियन था और बॉक्सर रिबिलियन को सप्रेस करने के लिए सारा यूरोप, रशिया की आर्मी और अगेन ब्रिटिश इंडियन आर्मी ये सभी का इस्तेमाल हुआ। ओपियम वार्स को हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ओपियम वार्स में जो फौज सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई चाइना को हराने के लिए वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही थी। या आप ये कह सकते हो कि ओपियम वार्स में हिंदुस्तान ने चाइना को हरा दिया और हिंदुस्तान का उसमें एक मेन रोल था। और इसके बाद हमारे पास मैं आपको ट्रीटी पोर्ट्स दिखाता हूँ जो पिंक कलर में है। ये ट्रीटी पोर्ट्स फर्स्ट ओपियम वार की है और सेकंड ओपियम वार की जो है ये हमारे पास जो डार्क ब्लू सर्कल्स हैं। तो ये देखिए, वी हैव गॉट दिस यिंगकाओ। तो ये हमारे पास सेकेंड ओपियम वॉर, सेकेंड ओपियम वॉर, सेकेंड ओपियम वॉर एंड ऑल दीज दे बिलोंग टू द सेकेंड ओपियम वॉर, पर्टिकुलरली ताइपे। तो यहाँ पे वेस्टर्न सिस्टम बड़ा लंबा समय रहा और कम्युनिज्म यहाँ पे नहीं आ पाया और 1950 के बाद काफ़ी समय तो इनको जो ताइवान को थी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दे रखी थी सिर्फ इसी कारण के इट वाज फॉलोइंग कैपिटलिस्टिक सिस्टम एंड द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो सिस्टम फॉलो करता था वो कम्युनिस्ट था और कम्युनिज्म से अमेरिका बड़ा डरता था। तो अब हम थोड़ा बैक आ जाएं, हांगकांग था तो हांगकांग में भी काफ़ी लंबे समय तक अप टू 1997 1997 तक, यहाँ पे 1997 में एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, तो तब तक यहाँ पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट रही है, एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही। लेकिन बाद में उन्होंने इसको अंडर सम कंडीशंस जो चाइनी मेनलैंड को एक्सेस दे दिया
और आप वो इसको छोड़ के चले गए। तो ओपियम वार्स में जो हांगकांग था, जो कि कंसेशनल टेरिटरी ग्रेट ब्रिटेन को मिली थी, वो कंसेशनल टेरिटरी आप समझ सकते हैं कि लगभग 150 साल के बाद वही कंसेशनल टेरिटरी थी वो चाइना को वापस ट्रांसफर हुई। तो ओपियम वार्स दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट। और अब किंग डायनेस्टी थी, ये बहुत वीक हो चुकी थी। चाइना की प्रेस्टीज को, चाइना के इंटरेस्ट को ये सेव करने में कामयाब नहीं हुई, चाइना के लोगों को खुशी देने में कामयाब नहीं हुई। तो इनमें एक रिफॉर्मर आया। उस रिफॉर्मर ने क्या किया कि कंपेटिटिव एग्जाम का जो वहाँ पे एक कल्चर था या सिस्टम था रिक्रूटमेंट का थ्रू कंपेटिटिव एग्जाम्स, वो उन्होंने अबॉलिश कर दिया। और ये सारे परिकरण को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिफॉर्म का नाम दिया। इससे जो एजुकेटेड लोग थे वो तो बिल्कुल खुश नहीं थे। जो यंग ऑफिशियल्स थे, मिलिट्री स्टूडेंट्स थे, वो रिफॉर्म के ऊपर डिबेट करते थे। और एक उस समय में ये हमारे पास सन याट सेन नाम के एक महापुरुष थे। इन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया और इन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए। इसी तरह से हमारे पास लियांग किचाओ, ये लियांग किचाओ हैं। लियांग किचाओ ने भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए। लोगों ने इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज को फॉलो किया और उनको लोगों को इनके आइडियाज अच्छे लगे और इससे एक वुहान अपराइजिंग हुई। और ये वही वुहान है, यहाँ से हम ये मानते हैं कि कोरोना वायरस शुरू हुआ है। और अपराइजिंग 10 अक्टूबर 1911 को शुरू हुई और बाद में चाइना एक रिपब्लिक नेशन बन गया। और उसका जो श्रेय है वो सन याट सेन और ये कियाचो, लियांग कियाचो को जाता है। और जो पुई, जिनकी हमने ये फिगर शो कर रखी है, ही इज पुई, ही इज द लास्ट एम्परर ऑफ किंग डायनेस्टी। और किंग डायनेस्टी ने लगभग 2000 इयर्स चाइना के ऊपर रूल किया है। और अब हमारे पास नेक्स्ट इशू आता है जॉनसन लाइन का, जो अब तक भी भारत और चाइना के बीच लेह के एरिया में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ा है। तो ये जो हमारे पास एक वायलट कलर की जो लाइन है, ये जो राजा हरी सिंह जी थे, ये मानते थे कि ये जम्मू एंड कश्मीर की एक्चुअल बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री में से जो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट है, ये तो भाई पाकिस्तान के पास है। और ये जो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, ये वाली लाइंस, ये जो सारा पार्ट है, ये इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को कंसीड कर दिया। और जॉनसन लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये सारी लाइन, पर्टिकुलरली ये लाइन जॉनसन लाइन है। और हिंदुस्तान जॉनसन लाइन को अक्साई चिन एरिया में भारत और चाइना की बाउंड्री मान के चलता है और चाइना इसको मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता, ये रीजन को देखिए। पहली बात तो जॉनसन लाइन है, जो WH जॉनसन जो कि सिविल सर्वेंट थे और सर्वे ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय थे, इन्होंने 1865 में अक्साई चिन एरिया में इसको प्रपोज किया। और उस समय चाइना में वारलॉर्ड्स रहते थे। और जो ये प्रोविंस है जिसका नाम जिनजियांग है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, और ये हमारा जिनजियांग प्रोविंस है, जो जिनजियांग प्रोविंस है वो चाइना के अंडर नहीं था। तो इसलिए जॉनसन लाइन की प्रपोजल चाइना को पुट अप नहीं हुई। जॉनसन लाइन की प्रपोजल महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पुट अप हुई। और उन्होंने ये 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि पंजाब से एरिया से लगभग 4.5 गुना ज़्यादा है, ये सारा एरिया उन्होंने क्लेम कर लिया। और यहाँ पे एक संजू पास था, संजू पास में उन्होंने अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर ली। और इसी के साथ ये बात एक ध्यान में रखने योग्य है कि 1917 से लेकर 1933 तक चाइना का सरकारी डिपार्टमेंट पोस्टल एटलस ऑफ चाइना पब्लिश करता रहा। और इसमें उन्होंने अक्साई चिन में जॉनसन लाइन को अपनी बाउंड्री दिखाया। तो ये जॉनसन लाइन को उन्होंने अपनी बाउंड्री दिखाया। तो ये तो हमारे पास हुआ जो वेस्टर्न सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ परसेप्शन है अबाउट द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसकी परतें बाद में भी खोलेंगे, लेकिन इस समय हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे इसको। और नेक्स्ट हमारे पास एक शिमला एग्रीमेंट 1914 में हुआ, और ये शिमला एग्रीमेंट इंडिया और तिब्बत के बीच हुआ।
और शिमला एग्रीमेंट में ये जो मैकमोहन लाइन है हमारे पास, ये मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन को इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री एक्सेप्ट कर लिया। शुरू में जब ये डिस्कशन शुरू हुई तो उसमें तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ब्रिटिश चाइना के ऑफिशियल इसको छोड़ गए और जो डिस्कशन थी वो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में ही होती रही। और जो मैकमोहन लाइन है इसको एक्सेप्ट कर लिया इंडिया और तिब्बत ने। और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और तिब्बत हुआ, जिसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। चाइना का मेजर ऑब्जेक्शन ये है कि उस सब तिब्बत एक सॉवरीन कंट्री नहीं है। अगर तिब्बत एक सॉवरीन कंट्री नहीं है, तिब्बत चाइना का ऑटोनोमस यूनिट है, तो तिब्बत हिंदुस्तान से एग्रीमेंट कैसे कर सकता है? तो मैकमोहन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये मान के चलते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, जो इस समय हिंदुस्तान में लाई करता है, ये वो मान के चलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का है। और जो तवांग एरिया है, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है about the perception of the McMahon boundary or the border between the two countries। तो नेक्स्ट बात हमारे पास अब आ जाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी और जवाहरलाल नेहरू, इनकी ये परसेप्शन थी कि हिंदुस्तान और चाइना में रिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और इन्होंने चाइना के साथ सॉलिडरिटी भी एक्सप्रेस की। महात्मा गांधी जब इंडिया की नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे 1920 से लेके 1947 1942 तक पर्टिकुलरली, तो महात्मा गांधी की सक्सेस के कारण जो चाइनीज थे उनका महात्मा गांधी की फिलॉसफी में इंटरेस्ट हुआ, और चाइना के कई थिंकर महात्मा गांधी जी को हिंदुस्तान में मिलने भी आए। और ये कब तक चलता रहा? जब तक माओ ज़ेडोंग चाइना के सीन के ऊपर नहीं आए। और महात्मा गांधी जी ने जो जापान ने चाइना का अग्रेशन किया, उसका उन्होंने विरोध किया और उसको उन्होंने उसकी आलोचना की। और गांधी जी ने लोगों को ये भी कहा क्योंकि जापानीज आर अग्रेसर, जापानीज ने चाइना के ऊपर गलत हमला किया, तो जापान को पनिश करने के लिए हिंदुस्तान में उन्होंने जापानीज मेड प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की कॉल भी दी। और कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल डॉक्टर्स कमीशन चाइना में भी भेजा। जो चाइना के स्कॉलर्स हैं वो अभी भी ये बात मान के चलते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी चाइना है, इसमें महात्मा गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का आइडिया है, जो उनका सोशल कोहेजन का आइडिया है, जो उनका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का आइडिया है, ये सभी आइडियाज अभी आउटडेट नहीं हुए हैं और ये कंटेम्प्रेरी चाइना के लिए अभी भी रेलेवेंट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो पार्ट 2 को ख़त्म करता हूँ, और पार्ट 3 में हम 1950 के बाद वाला इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप लेंगे। एंटिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।